केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज लखनऊ दौरे पर हैं। उन्होंने 3 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले वह भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में शामिल हुए। यह रैली जो है रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित की गई। उसमें निषाद समाज के बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, पार्टी के वर्कर भी थे और उन्हें वो संबोधित किए। उन्होंने निषाद राज और भगवान राम की मित्रता को बखूबी वहाँ लोगों के बीच रखा और बताया कि भगवान राम के अनन्य भक्तों में से निषाद समाज भी आता है और मौजूदा समय में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे निषाद समाज में भी खुशी है। और एक बात उन्होंने और उठाई। उन्होंने कहा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी गठबंधन में थी और यही वजह थी कि एक बड़ा गठबंधन जो बुआ और बबुआ का था यानी अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी का था, वो भी परास्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनाने में सफल रही। इसमें निषाद पार्टी का, निषाद समाज के लोगों का बड़ा योगदान था। तो इस तरह से अमित शाह ने निषाद समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने और जोड़े रखने के लिए बहुत ठीक से पूरी कोशिश की। उन्होंने एक वादा किया कि अब 2022 में अगर निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके 2022 में भी उसी तरह से 300 के पार जाकर के सरकार बनाता है तो निषाद समाज की जो मांग है वो पूरी होगी और जो उनको अभी तक अधिकार नहीं मिले हैं वह अधिकार भी मिलेंगे। आपको बता दें कि अभी विधानसभा सत्र के दौरान जो ओम प्रकाश राजभर हैं उन्होंने इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है और वो निषाद समाज को ठगने का काम कर रही है और इसीलिए उन्होंने निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद जो हैं उनको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से वो अलग होकर के और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएं। लेकिन आज जिस प्रकार से रैली हुई है उससे अब एक तो यह बात क्लियर हो गई है, पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है कि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके 2022 में चुनाव लड़ेगी। अब इसके बाद में अमित शाह सहकारिता विभाग का कार्यक्रम था उसमें वो शामिल हुए। 155 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। यहाँ पर भी उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। इस 2 कार्यक्रम के बाद तीसरा कार्यक्रम जो सहकार भारती का था उसमें वो शामिल हुए और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। अब इन सभी कार्यक्रमों के बाद मौजूदा समय में केंद्रीय गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर हैं। वहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत बड़े जो दिग्गज नेता है पार्टी के वो सब लोग मौजूद हैं। वह बैठक कर रहे हैं। बैठक इसलिए कर रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष को कैसे पटकनी देनी है, उन्हें उनसे कैसे पार पाना है, क्योंकि विपक्ष पूरा एकजुट होकर के और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। और यही वजह है कि अमित शाह चूंकि 2014 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनकर के आए थे, तब 80 में से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को जीत मिली थी। उसके बाद 17 में और फिर 19 में और अब 22 की जीत वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। क्योंकि पार्टी भले ही 14 में वो प्रभारी थे सीधे, लेकिन बाद में वो नहीं रहे प्रभारी, फिर भी उनकी देखरेख में ही चुनाव लड़ा गया। और इस बार भी वो सीधे पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक तरह से प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन यह उन्हें दायित्व तो दिया गया है, लेकिन वो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावों को पार्टी की तरफ से एक तरह से देख रहे हैं, उस पर नजर बनाए हुए हैं, कैसे कहां पर किस नेता को पार्टी के साथ जोड़ करके रखना है, किस समाज के लोग को जोड़ के रखना है, सरकार क्या काम करे उससे आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। इन सब चीज़ों पर उनकी नज़र पहले से ही बनी है। लेकिन अब जो आज की बैठक हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि वह विपक्ष को रोकने के लिए सारी रणनीति जो भाजपा ने बनाई है उस पर चर्चा कर रहे हैं। कैसे चर्चा, कैसे लोगों को, कैसे विपक्ष को रोकेंगे वो, इन सब पर। क्योंकि भाजपा की
जो कोशिश है कि विपक्ष को वो दसों दिशाओं से, कहा जाता है ना कि एक चौतरफा हमला हर तरफ से, वो विपक्ष को रोकने की कोशिश भाजपा की देखने को मिलेगी आपको। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतिकार हैं वह अपनी पूरी ब्रिगेड के साथ, जब कोई विपक्ष का नेता अगर कोई ऐसी बयानबाजी करता है या फिर कोई ऐसी चूक करता है तो उस पर हर स्तर पर सोशल मीडिया से लेकर के और भौतिक रूप से कार्यकर्ता उस पार्टी के उतरेंगे और विपक्ष को घेरने का काम करेंगे। कैसे? चूंकि अभी पिछले दिनों अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे पर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अंतिम समय पर काशी में रहना चाहिए और वो लोग रह रहे हैं। तो इसका एक गलत संदेश लोगों के बीच गया और इस हर जगह उनकी आलोचना हुई। इस पर अखिलेश यादव को बैकफुट पर जाना पड़ा। उन्होंने सफाई दी कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, हमारी मंशा कुछ और थी, लेकिन उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा। इसके बाद एक दूसरा बयान आज ही आया है। जो इनको सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अब देश में लड़कियों की शादी 21 वर्ष पर होगी, तो इस पर उन्होंने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके बाद उनके सांसद टी हसन ने भी उनको समर्थन किया एक तरह से और सरकार के इस फैसले के साथ नहीं खड़े होने की बात की। इस पर भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बैकफुट पर जाना पड़ा और यह बात अपने आप में साबित होती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती है और उसका असर इन पर पड़ता है। कैसे? क्योंकि जब बर्क का बयान आया तो उस पर भारतीय जनता पार्टी की जो योगी आदित्यनाथ सरकार है उसके मंत्री मोहसिन रजा हों, स्वाति सिंह हों या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ही क्यों ना हो, ये सब लोगों ने सीधे हमला अखिलेश यादव की पार्टी पर किया। कहा कि ये तालिबानी सोच के लोग हैं जो इस तरह से कह रहे हैं। लड़कियों की शादी अगर 21 वर्ष में होती है तो वह अपने विवेक के आधार पर फैसले कर सकती हैं और वह अपने जीवन को भी, जीवन के आगे भविष्य को भी तय कर सकती हैं कि किस तरह से उनको जीना है। और इस पर अगर समाजवादी पार्टी के लोगों का इस तरह से बयान आता है तो निश्चित तौर पर यह निंदनीय है। मोहसिन रजा ने तो कहा कि इस पर अखिलेश यादव की सहमति है, अगर सहमति नहीं होती तो बर्क जो है शफीकुर रहमान बर्क इस तरह से बार बार उलूल जुलूल बयान नहीं दिए होते। हालांकि अखिलेश यादव का बयान आ गया कि उन्होंने उनकी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है और वो महिलाओं को आगे करने की सोच रखती है, उन्हें बढ़ाने की, बेटियों की रक्षा करने की, उनको पढ़ाने लिखाने की। तो इस तरह से बात तो उनकी आई, लेकिन बताने का मेरा आशय सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जरा सा भी गलती अगर समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोगों ने की तो उन्हें कैसे अपने पिच पर खींच लाएगी पार्टी। तो इन सब चीज़ों पर रणनीति पार्टी चूंकि बना चुकी है और उस पर फिर से मंथन हो रहा है कि कैसे भाजपा आगे आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेगी, कितनी शिद्दत से, कितनी ताकत के साथ, और कैसे विपक्ष को रोकने का काम भाजपा के वर्कर, भाजपा के रणनीतिकार करेंगे। यह सब आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर जो बैठक हो रही है उसका असर, उसका जो रणनीति जो बनाई जा रही है वो भी सामने दिखाई देगी। नमस्कार।